हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज हम फिर से बात करेंगे एक रियल एस्टेट के एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी डिमांड हमेशा से ही रही है और आज भी जब प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उससे पहले काफ़ी क्यूरियोसिटी इस प्रोजेक्ट के लिए देखी जा रही है। वजह क्या है? क्योंकि गुड़गांव के अंदर यदि कोई डीएलएफ का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा हो और उसकी बातें ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर डीएलएफ की बात करने से पहले मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरीके से सेल्स पर्पज़ से नहीं बनाया गया है। जैसा कि आपको यूट्यूब पर हर एक वीडियो मिलेगा देखने को, आप किसी का भी देख सकते हैं। मैं हमेशा एक जनरल अवेयरनेस के लिए या फिर कहें कि रियल एस्टेट में जो अवेयरनेस की जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, मैं उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं डीएलएफ के बारे में बात करूँगा, बिल्डर के बारे में बात करूँगा। और इसमें यदि आपको अच्छा लगता है कि हम इस जो हमारा एक डिस्कशन है इसको आगे बढ़ाएं और इस टाइप के और भी पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूं जो डीएलएफ के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता हो, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएं अपना इंटरेस्ट। तभी मुझे आइडिया लगेगा और तभी मुझे लगता है कि किसी वीडियो को बनाने की सार्थकता है। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है किसी का टाइम वेस्ट करने का। सो आज जो हम फर्स्ट पार्ट में बता रहे हैं, हम डीएलएफ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो मेरा पर्सनल व्यू है कि ये प्रोजेक्ट हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए या किसके लिए परफेक्ट है, हम वो भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा बजट है, जो इसको लेकर आपको चलना होगा, तभी आप इसे खरीद पाएंगे। सबसे पहले हम डीएलएफ के बारे में बात करते हैं और इसी तरीके से होगा जैसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे बिल्डर के बारे में रिव्यू किया है। और यदि वो 2 या 3 पार्ट में शेयर किया तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आपको किसी ब्रोकर से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे यहाँ पर ख़रीदना चाहिए या नहीं, आपको इतना आइडिया लग ही जाएगा। सबसे पहले हम डीएलएफ की बात करें। देखिए, डीएलएफ के बारे में हर कोई जानता है कि इंडिया की बिगेस्ट कंपनी है। यदि हम इसके प्रोजेक्ट की बात करें, 153 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड कर चुका है ऑलरेडी ये बिल्डर। और ये हर किसी एक बड़े बिल्डर के लिए एक सपना होता है, लेकिन ये रियलिटी में वो चीज़ें कर चुका है। इसके साथ साथ इसका बजट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, हम एक पेरेंट कंपनी की बात छोड़िए, हम डीसीसीडीएल है, इसकी सब्सिडरी जो कंपनी है उसकी बात करें तो उसका जो अर्निंग थी लास्ट ईयर 5,419 करोड़ और 19% की ग्रोथ भी देखी गई थी। यानी कि जो इसकी एक सब्सिडियरी जो कंपनी का अर्निंग कर रही है, उतना जो एक बिल्डर होता है, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, या मैं कहूँ कि मोस्टली जो बिल्डर्स हैं 60 to 70% हमारे इंडिया के अंदर, वो इतना कमाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करके। हमें सभी इसकी पॉजिटिव बातें भी करेंगे, जो साथ के साथ नेगेटिव हैं वो भी करेंगे। आप कहें कि इतना बड़ा बिल्डर है तो क्या इसके लिए कुछ नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं? जी हाँ, लोकेशंस के लिए भी हो सकती हैं, बजट भी हो सकता है, जो भी हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये 2 से 3 वीडियो शायद मुझे शेयर करने पड़े। ये जो एपिसोड है फर्स्ट है, आप ये याद रखें। आगे भी जुड़े रहें और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले किया उन्होंने किया ही होगा। आप जिस लोकेशन में प्रोजेक्ट आने वाला है कुछ उसकी भी बात कर लें, जैसे कि 74, 75, 75A, 76 एंड 77। यहाँ पे इनकी जो लैंड है, टोटल लैंड बैंक है अराउंड 350 एकड़ के आसपास है, जिसमें से आधे से कुछ कम यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे और वो फेस वाइज देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि डीएलएफ आज ही प्रोजेक्ट लेकर आ जाए और सभी फेसेज आपको आज देखने को मिले। वैसे ये सभी बिल्डर्स में आज देखने को मिल रहा है कि एक प्रोजेक्ट को एक साथ बेचना नहीं चाहते, सेल नहीं करना चाहते। सेल स्ट्रेटेजीज हैं और उसमें बिल्डर को फ़ायदा दिख रहा है, हर एक बिल्डर को दिख रहा है, इसलिए सब ने वही अपनाई हुई है। टाइम कितना लगेगा? काफ़ी टाइम लगेगा। अभी डीएलएफ का जल्दबाजी करने का कोई प्लान नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि डीएलएफ के पास हमारे गुड़गांव के अंदर हर कोने में लैंड है। और मैं लैंड की बात करूं तो 4,000 एकड़ के आसपास की लैंड जो डीएलएफ ने खुद क्लेम की है न्यू गुड़गांव के अंदर है। और सबसे बड़ा लैंड बैंक न्यू गुड़गांव के अंदर ही है डीएलएफ के पास। और 4,000 एकड़ आप सोच कर देखिए,
बहुत सारे एरिया डीएलएफ के बारे में बोला जाता है कि यदि कोई 100-200 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट या वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं डीएलएफ के, तो वो एरिया अपने आप डेवलप हो जाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, जब 4000 एकड़ में डीएलएफ जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, मैं नहीं कहता कि आज ही होने वाला है, 10 से 15 साल का टाइम उसमें लग सकता है, पर जब डीएलएफ इतने प्रोजेक्ट लेकर आएगा तो कमाल होगा, रियली कमाल होगा न्यू गुड़गांव के अंदर। जब आप उस लोकेशन को देखोगे, बहुत सारे लोग हर एक लोकेशन में जहाँ पर काम नहीं करते वहाँ का नेगेटिव ही सारे फीडबैक देते हैं। जो ब्रोकर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं जो, और कॉन्स की बात ही करते हैं, प्रोज की बात नहीं करते। प्रोज वहाँ के लिए हैं जहाँ पे वो लोग काम करते हैं। तो ऐसे वीडियो से बचें, मैं पहले ही बता देता हूँ। अब मेरे बहुत सारे दोस्त बोल देते हैं कि जो गुड़गांव आज है वो डीएलएफ की वजह से। जी नहीं, हाँ डीएलएफ एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण डीएलएफ भी है जिसने अपना एक रोल अदा किया। बट ये नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट में यदि डीएलएफ है जहाँ पर है उसकी वजह से गुड़गांव आज है। देखिए वो बिल्कुल नहीं हो सकता। बट हाँ, जो पॉजिटिव है मैं सभी बातें करूँगा, मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ यार, मैं सुनी सुनाई बातों पे कभी बात नहीं करता, जो मेरी स्टडी है उसके ऊपर बात करता हूँ। और ये सच भी है, और ऐसे वीडियो आप कहीं नहीं देखोगे, सर्च कर लेना, क्योंकि जिसको या तो इतनी नॉलेज 0.1% लोगों के पास होती है, शेयर नहीं करते, और जिनके पास नहीं होती वो वीडियो पेले जा रहे हैं, जो मन में आए जितने आए, और हम देखे जा रहे हैं, और उसके बाद इन्फ्लुएंस भी होते जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। और ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और बन चुके हैं बड़े यूट्यूबर्स, और इसके साथ साथ बड़े ब्रोकर्स में भी उनका नाम आने लगा है। वो एक अलग बात है कि वो अपने आप को ब्रोकर नहीं कहते। मुझे समझ में नहीं आता, जो आप काम कर रहे हैं वहाँ से अपना घर भी चला रहे हैं और साथ में वहाँ से हिट भी करते हैं, ये कहलाना कि मैं एक ब्रोकर हूँ। क्यों भाई? आपके एडवाइज में इतना दम होना चाहिए कि आप ब्रोकर कहें तो लोग खुश होकर आपसे डील करें, कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्रोकर का नाम खराब नहीं है, कुछ लोग खराब हो सकते हैं। बट हम डीएलएफ के बारे में बात कर रहे थे कि डीएलएफ जो आज गुड़गांव है किस वजह से है, वो क्यों कहते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जो पुराने लोग हैं वो कहते आ रहे हैं, जो नए लोग हैं उसने रटी रटाई बात पकड़ ली। क्यों है वो कुछ आपको दिख रहा है वो ठीक है, उससे अलग भी यदि मैं बात करूँ, 1981 एंड 90 के बीच का जो ये टाइम था, 9 ईयर्स, इसमें डीएलएफ का एक अलग ही रोल था। यहाँ पे डीएलएफ ही डीएलएफ था, यदि मैं सच अपने वर्ड्स में बोलूँ तो। क्यों? क्योंकि यदि 101 टोटल जो प्रोजेक्ट्स हैं, 101 प्रोजेक्ट हैं, उनको लाइसेंस मिला था इस ड्यूरेशन में, जिसमें से 57 लाइसेंसेज अकेले डीएलएफ को मिले थे इनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। अब 101 में से 57, अब आप देख सकते हैं, तो वो बातें कहीं बहुत हद तक सही भी हैं। हाँ, उस टाइम पे 37-38 लाइसेंस के आसपास अंशल को भी मिले थे, बट अंशल आज कहाँ पर है? एक डेडिकेटेड वीडियो उनके लिए भी बनता है और मैं शेयर करूँगा। कुछ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट और आ रहे हैं, मैं उनके लिए भी आपको बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ कि कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, जो मेरा व्यू है। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, और यदि किसी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप करना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा कि कहाँ पे हम कर सकते हैं, किस प्रोजेक्ट में हमें दूरी बना कर रखनी है। और जो डीएलएफ का जलवा है ये 90 तक नहीं, बहुत बाद तक चला। यदि मैं 2008 की बात करूँ तो इनका जो शेयर प्राइस हो अराउंड 1200 रुपये होता था, जो आज 600 के आसपास है, और बहुत ज़्यादा जंप करने के बाद ये 600 के आसपास है। अदरवाइज एक बार बीच में तो काफ़ी डीप चला गया था, और काफ़ी सारी वजह रही। प्रोजेक्ट भी आपने देखे होंगे डीएलएफ के, यदि मैं 2 से 3 साल पहले की बात करूँ, गुड़गांव में बहुत कम देखने को मिल रहे थे। तो वो गवर्नमेंट और जो बिल्डर होते हैं उनके बीच काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, और वो लॉस डीएलएफ को हुआ था। क्यों हुआ था उसके लिए भी हम नेक्स्ट पार्ट में यदि बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो यदि अब देखिए, हमने इतना वीडियो बनाया, कुछ आंकड़ों पे बात की, कुछ जो हमने सुनी सुनाई बातें थी उनको किस तरीके से वो फैक्ट हैं, क्या सच्चाई है उसके पीछे, हमने वो भी बात की। अब जो लास्ट में जो मेरा व्यू है, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके बिना किए शायद ये अनकम्प्लीट रहेगा ये वीडियो, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं करना चाहता था, लेकिन और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो यहाँ पर यदि देखिए क्या है, प्रोज तो मैंने बहुत सारे बताए, डीएलएफ के बारे में बात की, और हमारा आज का वीडियो लगभग डीएलएफ के बारे में ही था। बट क्या कौन सोच सकते हैं, सबसे बड़ा है कि जो प्राइस रेंज चलती है
वो DLF की ज़्यादा है, तो वो तो किसी दूसरे बिल्डर की भी हो सकती है, लेकिन 20 to 25% आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। सेम प्रोजेक्ट यदि कोई दूसरा बिल्डर एक अच्छा बिल्डर बना के दे तब भी। ये DLF के साथ हमेशा होता है। और वो जो 20 to 25% है, यानी कि आप 1 CR का यदि कहीं मिल जाता है तो आपको यहाँ पे 1.25 या 1 पॉइंट के आसपास आपको खरीदना होगा। यदि आप दूसरी जगह आपको 5 CR करना हो तो आप 20 to 25 एक्स्ट्रा कर दीजिए, वो आपको DLF में पे करना ही होगा। और वो पे करना है उसके लेवल के लिए, DLF की जो ब्रांड वैल्यू है उसके लिए। और उसके लिए क्या होता है कि देखिए, मैं एंड यूज़र की बात करूं तो एंड यूज़र में तो ज़्यादातर वही लोग हैं यार, उनके लिए लेवल या फिर ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जिन लोगों के लिए वो यहाँ पे करें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ छोटी सोसाइटीज़ में कुछ लोग रह रहे हैं तो अपनी गाड़ी के जो स्टिकर लगता है, पार्किंग स्टिकर, वो भी लगाना पसंद नहीं करते। और DLF का चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, बड़ी खुशी से उसको सामने रखते हैं। ऐसा मैंने देखा है, जो देखा है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो उनके लिए परफेक्ट है, आप 20 to 25% एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। बट यदि जिनको लगता है कि मेरा प्योरली मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके तरीके और भी हैं और इससे ज़्यादा अच्छे भी ऑप्शंस हैं। उनके लिए आप ना जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। बट फिर भी हम डिटेल में फिर से बात करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, हमारा डिस्कशन चलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि लगता है कि आपको कुछ हद तक जो मेरी गाइडेंस हैं, मेरे जो व्यूज हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी डीलिंग में कुछ प्रॉफिटेबल रह सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से किसी ऐसे रिव्यू पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।